Hello and welcome to Learn English with Nandita. Today, another topic which has been asked to me to explain, and it is about basically long answers and how to answer them with examples. But then I'm going to explain all kinds of questions and all kinds of value points related to each one of them. Right, so let's begin the topic without further ado. We are dealing with types of questions, understanding what types of questions are, and the hacks of answering. So here, say for example, this circle represents the total number of marks that is allotted per paper, right? So can you see that MCQ and VSA, that means जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स होते हैं या ऑप्शंस वाले होते हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं, वो कोर ज़रूर पकड़ता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट ऑफ मार्किंग उसमें होता है. उससे ज़्यादा मार्किंग किस में होता है? ऐसे में होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में होता है, 3-4 मार्क्स वाले, 5-6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में होते हैं. MCQs आर बेसिकली 1 मार्कर्स एट मैक्सिमम 2 मार्कर्स, राइट. एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स में होते हैं, जैसे 8 मार्क्स, 10 मार्क्स वाले फॉर लैंग्वेज, 5-6 मार्क्स वाले फॉर साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स. सो लॉन्ग आंसर में काफ़ी मार्क्स हैं, ठीक है. एंड MCQ आपको वो एज ज़रूर देता है टू गेट टू दैट 90s and 80s circle if you are very capable of that. That's why reading passage is so very important, because most of the MCQs are there in language paper. But LA is the hold of it, the foundation of it. LA या लॉन्ग आंसर टाइप आपको पकड़ के रहते हैं. अगर आपने लॉन्ग आंसर सही से किया है और उसमें मार्क्स नहीं कटे हैं, तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ना, आपको सॉलिड मार्क्स तो मिलने ही वाला है, ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू गेट सॉलिड मार्क्स इन लॉन्ग आंसर टाइप एंड अदर आंसर्स एज वेल, and don't get perturbed at all. So we are starting with the option type or MCQs, right? So MCQs are imbibed in very short answer type. Very short answer types MCQs का एक set of marks होते हैं, और उतने में ही उनको distribute कर दिया जाता है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, MCQs जो है, इट इज़ एन असेसमेंट टेस्ट, मतलब इवैल्यूएशन टेस्ट है या क्वेश्चन आंसरिंग टेस्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम, है ना, एक पल्लू है ना, विच पोजेस द क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन है, एंड द प्रॉब्लम फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्सेज. और उस पल्लू को पकड़ के दो बच्चे जा रहे हैं, अपनी मम्मी के पल्लू को पकड़ के 2 बच्चे जा रहे हैं, 3 बच्चे जा रहे हैं, 4 बच्चे जा रहे हैं, उनमें से आपको कौन सा बच्चा चाहिए. दैट्स व्हाट MCQ इज, ठीक है. तो आपको वो पल्लू और वो माँ को समझना पहले ज़रूरी है. देन ओनली यू कैन फाइंड आउट विच ऑप्शन इज़ गुड फॉर यू और द आंसर फॉर यू. देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या VSA जो है, दे आर 1 मार्कर और 2 मार्कर्स, ठीक है. 1 मार्क या 2 मार्क के होते हैं. दे इंक्लूड प्रेजेंट डिज़ाइन एंड मल्टीपल चॉइस. प्रेजेंट डिज़ाइन भी होते हैं कि ये बताओ वो बताओ, मोस्टली फैक्चुअल, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, which might have 1 mark in each. Now, next what? Which question and answer are we discussing next? Of course, we are going to discuss what for short answer type. मतलब short answers में क्या क्या है, शॉर्ट आंसर्स क्या हैं. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं, दे टेंड टू बी शॉर्ट, छोटे होते हैं जनरली, बट हैज़ मोर प्रिसाइज आंसर देन लॉन्ग आंसर. मतलब लॉन्ग आंसर को आप बहुत फैला कर, एलोबरेट करके, बहुत ज़्यादा इधर घुमा फिरा करके लिख सकते हो, बट शॉर्ट आंसर को प्रिसाइज, है ना, जितना चाहिए बस पॉइंटर्स वाइज लिख सकते हो. सेंटेंसेस बनाने हैं ऑफकोर्स, बिकॉज लैंग्वेज पेपर है, यू कैन नॉट स्किप दैट, राइट. सो thus it is possible for each question to list out all possible answer points. तो एक आंसर में जितने पॉइंट्स हो सकते हैं, 5 हो, 4 हो, 6 हो, आपको जितने पॉइंट्स लगते हैं कि इसके इतने पॉइंट्स हैं, वैल्यू पॉइंट्स हैं, वो सारे ही आप शॉर्ट आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, और लॉन्ग आंसर्स में उस इंक्लूडेड आंसर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट हैज़ 6 पॉसिबल आर्ग्यूमेंट, तो सारे ही आ सकते हैं, एंड इफ यू गिव ऑल दोज आर्ग्यूमेंट्स, देन ओनली यू गेट द फुल मार्क्स. So there are 6 basic kinds of short answers question, ठीक है. शॉर्ट आंसर्स के 6 बेसिक टाइप्स हैं, और ये अक्रॉस सब्जेक्ट है. मतलब आप साइंस में भी वही उसी तरह के शॉर्ट आंसर्स आपको मिलेंगे, और SST में भी, इंग्लिश में भी, या किसी भी लैंग्वेज पेपर में भी. तो एक तो डेफिनेशन बेस्ड या व्हाट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाट, है ना, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, व्हाट कैरेक्टर, है ना,
इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेशन क्वेश्चंस होते हैं और उसके साथ कुछ और वैल्यू पॉइंट मिला करके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक्सप्लेन द सिचुएशन, एक्सप्लेन द फिनोमेना, explain that kind of a revolution, this kind of a revolution, right? एग्जाम्पल क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, और वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स मांग रहे हैं तो वो एग्जाम्पल के साथ उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ शॉर्ट आंसर टाइप। इज दैट क्लियर? देन दे कैन बी रिलेशनशिप क्वेश्चन फॉर साइंस एंड सोशल साइंस, मोस्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप के होते हैं, ठीक है, और फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ, इस टाइप के होते हैं। और इंग्लिश वगैरह में क्या होता है, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज पेपर में क्या होता है, यू गिव द रिलेशनशिप बिटवीन वन कैरेक्टर टू द कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, और बिटवीन टू अदर चैप्टर्स, दो चैप्टर से दो कैरेक्टर मिला लेकर के आपको रिलेशन पूछा है कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों कैरेक्टर कैसे डिफरेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन फॉर मैथ्स, ये वाला जो है ये तो मैथ्स में ही होता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। इन प्लेस ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको लैंग्वेज पेपर में किस तरह के आ सकते हैं, जैसे कि जस्टिफाइंग समथिंग, सो व्हेन यू आर जस्टिफाइंग यू आर आल्सो पुटिंग लॉजिक टू इट, है ना, जैसे कि कैलकुलेशन में भी आपको लॉजिक लगा करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन ग्राफिंग क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स ओनली। Now, what I would suggest is please go and comment whatever you want in the comment box, so that later on also, after your board exam also, you should not stop there. You should ask me further questions so I get ideas to make other videos, because whatever I am doing today is from your ideas, ठीक है। मैं तुम लोगों से ज़्यादा सीखती हूँ, मैं हमेशा से ऐसा बिलीव करती हूँ कि एज अ टीचर आई एम लर्निंग मोर फ्रॉम माई ओन स्टूडेंट्स, एंड that always keeps me younger looking, right? So इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि लाइक करो और कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले और मुझे मोटिवेट कर सको आगे और वीडियोस बनाने में, राइट? सो सेम थिंग हियर इज़ वेल। आपको अगर क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स एंड कंसर्न्स डाल सकते हो उसके अंदर में। क्वेश्चन ही नहीं पता है तो कमेंट एंड कंसर्न्स आगे क्या करेंगे। तो अभी जो है वो व्हाट ऑफ क्या करने वाले हैं, जो मेजर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के व्हाट बताने वाले हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस क्या होते हैं? दिस आर रिटन रिस्पॉन्सेज विच रिक्वायर रिस्पॉन्डेंट्स या द पीपल हु आर आंसरिंग टू राइट आंसर्स फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? अब ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होता है जिसका कि तरह तरह का आंसर हो सकता है, उसका एकदम लॉजिकल एंड नहीं है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी होता है ना किसी मूवी में कि आपको पता नहीं चलता है कि आगे क्या हुआ होगा। 10 तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, 10 तरह के तिकड़म आप सोच सकते हो दिमाग में। जैसे कि कांतारा में है ना, कांतारा आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली, या एटलीस्ट सुना तो ज़रूर होगा। दिस फेलो भूतकोला करते हुए वो चला जाता है जंगल में, ठीक उसी जगह पर उसी सर्कल में घुस जाता है जहाँ पर कि उसके पापा भूतकोला करते हुए उसी कैरेक्टर के, मेन कैरेक्टर के पापा काफ़ी सालों पहले उसी में घुस कर गायब हो गए थे, वैनिश्ड हो गए थे, एंड दे बोथ वैनिश्ड एट द एंड। नाउ दिस इज ओपन एंडेड, देयर कैन बी सो मेनी आइडियाज़ कि इसके बाद और क्या हुआ होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट यू हैव टू बेस द आंसर लॉजिकली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बहुत तरह के आंसर हो सकते हैं, आप उसको बहुत तरह से एक्सटेंड कर सकते हो। सो इट शुड बी लॉजिकल एंड रेफरेंशियल बेस्ड, मतलब आप रेफर करोगे बार बार, जब भी कुछ एक पॉइंट लिख रहे हो तो आप रेफर बैक करो कि ऐसा हुआ था ना, ऐसा हुआ था ना, इसी वजह से, ठीक है। एंड इट कैन हैव मल्टीपल सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, है ना। और ये सब क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन में भी अप्लाई होते हैं। जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसके 3 बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, और ये जो 3 टाइप्स हैं ये सारे ही अक्रॉस बोर्ड है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। आगे मैं बताने वाली हूँ फॉर ओनली इंग्लिश, ठीक है। सो लॉन्ग आंसर टाइप्स कैन बी फैक्चुअल, व्हाट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन जो है। इट कैन बी इंटरप्रेटिव मतलब आपको एक सिचुएशन दिया है, उसका आपका खुद का इंटरप्रिटेशन क्या है, आप खुद उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो, या खुद उस कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हो, या खुद एक रिवोल्यूशन है या एक डेफिनेशन है, उसको आगे कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये हो गया। और लास्ट वाला जो है वो है इवैल्यूएटिव, मतलब सारे पॉइंटर्स आपके पास है इंक्लूडिंग वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द चैप्टर।
So evaluative is you are giving an evaluation of it. You are providing an objective to it. ठीक है, आप अपना एक personal viewpoint बता रहे हो, वो वाले होते हैं evaluative questions. So factuals are like everyone will eventually agree to your answer because it is based on fact. आप fact present कर रहे हो तो इसमें कुछ मतलब इधर उधर हो ही नहीं सकता, आपको मार्क्स तो मिलने ही हैं. इंटरप्रेटिव जो है वो एक प्रोबेबल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. कोई भी इंटरप्रिटेशन मत दो, ऐसा ही कुछ इंटरप्रेट करो जिससे कि आप मतलब रेफर बैक कर सकते हो चैप्टर को और बोल सकते हो डिटेल्स दे करके. और इवैल्यूएटिव जो होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड मतलब एक के बाद एक कोहेसिव होकर के लॉजिकली अरेंज करते हुए स्ट्रक्चर्ड बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ द डिटेल्स प्रोवाइडेड देयर एज वेल एज फ्रॉम द चैप्टर. ठीक है, एंड ऑलवेज यूज ओन वर्ड्स, है ना, कहीं से भी थोप के चिपका के कॉपी पेस्ट नहीं करना है. दैट इज़ नॉट गुड बिकॉज मतलब अगर इसी तरह सभी कोई लिखेंगे तो एग्जामिनर पढ़ पढ़ के बोर हो जाएगा. ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. सो आफ्टर वॉट ऑफ ऑल द क्वेश्चन आंसर, नाउ लेट्स कम टू हाउ ऑफ द क्वेश्चन आंसर, स्पेशली हाउ टू स्ट्रक्चर योर लॉन्ग आंसर्स. ठीक है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करोगे. एक तो सबसे बड़ा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपका टाइम लिमिट आपको पता होना चाहिए कि आप लॉन्ग आंसर किस जगह पर करना चाहते हो. एकदम शुरू में करना चाहते हो, बीच में करना चाहते हो. देखो मैं बेसिकली इस पॉइंटर पे ज़्यादा फोर्स नहीं देती हूँ क्योंकि पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं कि मैं ये जल्दी कर लेता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगाता हूँ. इट इज़ पर्सनल प्रेफरेंसेस. बहुत सारे जगहों पे बहुत जन एडवाइसेस देते हैं, इस बारे में मैं जनरली एडवाइस नहीं देती हूँ. लेकिन आप खुद अपने जज हो. मतलब हम लोग अपने को अगर जज नहीं कर पाएंगे तो और फिर क्या कर पाएंगे, राइट. तो उस हिसाब से अपना टाइम सेटअप डिसाइड कर लो कि कहाँ पे मैं अगर लॉन्ग आंसर रखूँगा तो उतना मैं टाइम दे पाऊँगा और लिख पाऊँगा. जो चीज़ मैं हर एक वीडियो में बता रही हूँ, वैल्यू पॉइंट जानना. एक सेंटेंस का ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें और क्या 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 वैल्यू पॉइंट्स हैं, क्या मांगा है एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा. समरी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. अपने पहले तो हेड में बना लो कि क्या समराइज करना जा रहे हो और वो मतलब प्लॉट समरी के साथ मिला करके डालो. ठीक है, फिर ऑलवेज बी टू द पॉइंट. मतलब उससे क्या होता है, आप ज़्यादा पॉइंटर्स भी डाल सकते हो क्योंकि हर एक पॉइंट को अगर टू द पॉइंट ही लिख रहे हो, प्रिसाइज ब्रीफ लिख रहे हो तो ज़्यादा पॉइंट्स डाल पाओगे, मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस है. ऑलवेज सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट. आई बीन टेलिंग यू, रेफर बैक टू इट, है ना. रेफर कि यहाँ पर ऐसा हुआ था ना, इस कैरेक्टर ने ऐसा किया था, सो द कैरेक्टर इज़ लाइक दिस. रेफर बैक टू इट. डिटेल्ड रहो, हर एक पर्टिनेंट आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो हर एक पॉइंट के. और आंसर जो है टाइडी रखो, है ना. आंसर पेपर टाइडी रखो. सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पेसिंग. हर एक क्वेश्चन और आंसर के बीच में दो लाइन रख दो. सेक्शंस के बीच में, जैसे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, सेक्शंस के बीच में 3 लाइन का गैप रख लो ताकि एग्जामिनर हड़बड़ी में भी अगर चेक कर रहा होगा तो इमीडिएटली उसको पता चलेगा कि सेक्शन चेंज हो गया, राइट. तो एक एक सेक्शन के आंसर एक साथ किया करो. ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. एग्जामिनर इज़ grown up enough and experienced enough to find out, but प्रेफरेबली कि सेक्शन का एक क्वेश्चन और एक सेक्शन के और एक क्वेश्चन के साथ लगाकर ना लिखो तो अच्छा है. इंस्टेड उस सेक्शन की जगह पर वो वाला क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए यू लीव सम स्पेस, राइट. So that everything is tidy. Leaving spaces between answer is the most important part. That is what tidiness is all about. Handwriting अभी improve करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत artistically नहीं लिखना है. टाइडी एंड लेजिबल. लेजिबल मतलब पढ़ने में आना चाहिए, पता चलना चाहिए आपने क्या लिखा है. कोहेसिव होना चाहिए आपके आंसर्स. इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन बहुत कोहेसिवली मतलब लॉजिकली प्लेस एक के बाद एक रहना चाहिए. पापा के बारे में 2 लाइन लिख करके मम्मी के बारे में नहीं लिखना है, पापा के बारे में ही लिख करके एंड करना है. ठीक है, और प्रूफ रीड करना है. स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन मार्क्स, ये सब का प्रूफ रीड मतलब फिर से रिवाइज करना है. बेसिकली आर्टिकल राइटिंग इज द की टू एवरीथिंग, एवरी लॉन्ग आंसर टाइप. ठीक है, आर्टिकल्स हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन होता है, जनरलाइज्ड इंट्रोडक्शन होता है. जैसे कि यहाँ पर देखो, ब्रेकफास्ट के बारे में जनरल से स्टार्ट किया है जो रागिनी ने, है ना. इट इज़ अवेलेबल इन द नेट. ये आर्टिकल है, 10th की लड़की का ही है, तो मैंने उसी को ही पेस्ट किया है पिक्चर के साथ. तो उसने जनरलाइज्ड वे में फर्स्ट हाफ स्टार्ट किया है और उसने फिर फाइनली एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है लास्ट में कि इट कैन बी अनहेल्दी, मतलब बहुत हैवी खाना कैन बी अनहेल्दी फॉर एवरीवन.
स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। और वो स्टार्ट कैसे करती है, जनरल वे में करती है कि गुड हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रियली सेट्स यू गोइंग फॉर वट एवर चैलेंजेस, है ना। ये एक जनरलाइज्ड वे में स्टार्ट किया ताकि उसमें और आगे आगे उससे रिलेटेड लिख सके, और उसके बाद उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। Right, now let's go to basic type of language based long answer question। तो क्या क्या आ सकते हैं, कैरेक्टर स्केच बहुत आता है। कैरेक्टर स्केच मतलब ड्रॉ नहीं कर देना है कि लेंचो गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तो आपको जैसा अपने दिमाग में लेंचो दिखा होगा उसको आपने ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ऐसे भी होता है, आई कैन टेल यू दैट, मगर ये नहीं करना है। स्केच बनाना यहाँ पर ड्रॉ करना नहीं है, स्केच बनाना मतलब वर्ड्स में आप उसको मतलब बना के दिखाओ, वर्ड्स को इस तरह से सजाओ कि वो आप उसका पिक्चर सामने आ जाए, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स एकदम समझ में आ जाए। फिर कैरेक्टर कंपैरिजन, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ ही ध्यान में रखना है कि हर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के, हर एक चैप्टर से हर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बेसिक ट्रेट्स, मतलब उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली वो किस तरह के हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हर एक कैरेक्टर के ध्यान में रखो। कैरेक्टर कंपैरिजन में भी काम आएगा, सिंगल कैरेक्टर के कैरेक्टर स्केच में भी काम आएगा। फिर कोटेशन बेस्ड, लाइफ लेसन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एक चैप्टर से हो सकते हैं या 2 चैप्टर मिला करके हो सकते हैं। ये वाले जो होते हैं ये थीम बेस्ड आंसर है या मैसेज ऑफ द लेसन बेस्ड आंसर है। तो जब मैं हमेशा बताती हूँ कि एक प्लॉट बेस्ड आंसर रख लो एक चैप्टर का, और एक थीम बेस्ड लंबा आंसर रख लो एक चैप्टर का, ताकि आप उसको थोड़ा मिला जुला करके आप कुछ भी आंसर लिख सको। फिर डिफरेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन सिचुएशन, ये सारे प्लॉट बेस्ड आंसर्स होते हैं। आस्किंग क्वेश्चन ऑन प्लॉट पॉइंट्स या फिर जस्टिफाइंग द टाइटल, ये भी प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो हर बार मैं बोलती हूँ रेडीमेड आंसर रखो, बहुत लंबा नहीं होने से भी छोटा छोटा पैराग्राफ एक प्लॉट के ऊपर में चैप्टर का और एक थीम के ऊपर में ज़रूर से रख लो, ताकि आप उसको मिला जुला करके कोई भी आंसर लिख सको। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर नहीं आ रहा है कोई भी आंसर तो प्लॉट से शुरू करो, प्लॉट पॉइंटर्स से शुरू करो, और क्वेश्चन में से कुछ वर्ड्स लगा करके शुरू करते हुए फिर प्लॉट पॉइंटर्स में जाओ और लास्ट में मैसेज दे दो, थीम दे दो, दैट्स इट। नहीं समझ में आ रहा तो इज दैट क्लियर। अब how to make it easy and how to score marks, right? That's what the goal is. So how to attempt long answer, हमेशा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा लेसन है, कोई दूसरे लेसन के साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, एंड इमीडिएटली रिकॉल द प्लॉट बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द आंसर। नेम ऑफ ऑथर, पोएट, ड्रामेटिस्ट, ये सब रखो, या हो सके तो उनको इंक्लूड करो, दैट इज़ वेरी गुड। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड है तो एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लो, कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देख लो, स्पीकर या कैरेक्टर को समझ लो, फिर थीम को याद करो, एंड बिकॉज थीम से ही आपको एंड करना है, थीम और क्वेश्चन से एंड करना, और क्वेश्चन और प्लॉट से बिगिन करना, और बीच में आपको थोड़ा सा बेसिक आंसर लिखना है, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू राइट अ लॉन्ग आंसर। नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल, दिस इज़ फ्रॉम 2019 पेपर। अभी देखो क्योंकि 2020-21 ये सब कोविड से ग्रसित ईयर्स रहे हैं, तो अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम बिल्कुल कोविड का कोई असर नहीं होगा, तो द रीसेंट मोस्ट विच यू शुड लुक बैक टू इज़ 2019 का पेपर। 2019 का पेपर हमेशा मतलब अभी रेफर करना बहुत ज़रूरी है। 18 और 19 बहुत रीसेंट है, 5 साल पहले 18 है, तो 18 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो जस्टिफाई द टाइटल द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये तो बेसिकली आपकी बुक में भी है, तो आपने बेसिक आंसर तो लिखा ही होगा। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डन 2 आंसर्स टू इट बेसिकली, वन इज कम्प्लीटली प्लॉट बेस्ड, वन इज थीम बेस्ड। आप इन दोनों को मिला करके भी लिख सकते हो या फिर कोई भी एक को भी लिख सकते हो, जैसे कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल, देखो मैंने क्या क्या अंडरलाइन किया है। Was written by Anne Frank, a 13-year-old Jewish girl. She started writing her diary as she did not have any friend with whom she could share her feelings and emotion. The red and white checkered diary came to her rescue, and throughout her life she confided in it and gave it the name Kitty. She treated it as her dear friend. तो ये डायरी ऑफ यंग गर्ल आपने टाइटल को ज़रूर से अंडरलाइन करना है और ज़रूर से इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। बताया किसका लिखा हुआ, एन फ्रैंक का ही है, वो बताया 13 ईयर गर्ल है, वो जूइश गर्ल है, उसका कोई खुद का फ्रेंड नहीं था, तो उसके फीलिंग्स वो किससे शेयर करती, तो उसको एक गिफ्ट में चेकर्ड डायरी मिला था विच केम टू हर रेस्क्यू, मतलब वो उसके लिए हेल्पफुल रहा, और वो
तो डायरी में ही वो कन्फाइड करती थी, उसी को ही वो बताती थी. शी वेंट आउट हर फीलिंग्स while making her entries in the diary. Some of the entries are very personal, while some criticize her parents as well as her friends. She never kept anything back from her diary and recorded even petty issues. Petty मतलब smaller issues भी रिकॉर्ड करती थी, personal issues, पापा मम्मी के fights भी रिकॉर्ड करती थी, like the everyday quarrels between her mother and Mrs. Van Dan, and even between Mrs. and Mr. Van Dan. She recorded her feelings during the war, her fear, her frustration and anger at the way in which the Jews were treated by the Germans. The whole book has been written in the diary form and revolves around the life of the girl Anne Frank. Hence the title is apt या justified. Just apt का मतलब होता है appropriate है. तो देखो मैंने बहुत बड़ा नहीं रखा है, and I have included every plot point, है ना, और उसमें ending के तरफ obviously थोड़ा thematic, थोड़ा सा message based रखा है कि वो उसके फ्रस्ट्रेशन, उसके एंगर को बता रही है, और होल जो बुक है वो उसी पर ही डिपेंड है, और कैसे ज्यूज़ लोगों को मिसट्रीट किया जा रहा था जर्मन्स के तरफ, और इसीलिए क्योंकि एन फ्रैंक की डायरी पे ही बेस्ड है और इसलिए टाइटल एप्ट है. ये बिल्कुल प्लॉट बेस्ड एक आंसर है, इसको भी रख सकते हो, या फिर एक थीम बेस्ड आंसर भी रखा है. देखो जैसे एन फ्रैंक का चैप्टर है, जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये इसमें क्या होता है ना, थीम और प्लॉट ऑलमोस्ट जक्स्टापोज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक में अपार्थेड, एक में जूइश ट्रीटमेंट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हॉलोकॉस्ट, इन दोनों टॉपिक के ऊपर है, वर्ल्ड टॉपिक के ऊपर है, तो जक्स्टापोज हो जाते हैं. उनमें हर एक इंसिडेंट में आपको कोई थीम मिलता है, आपको कोई मैसेज मिलता है. सो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो. एन फ्रैंक हैज़ बिकम अ फेमस नेम बिकॉज ऑफ हर पॉर्टनेंट डायरी. पॉर्टनेंट मतलब पेनफुल डायरी, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस. एन फ्रैंक्स डायरी डिस्क्राइब्स, यहाँ पर देखो मैंने वो डायरी ऑफ एन फ्रैंक एंड रिटन बाय एन फ्रैंक, ये सबको मैंने नहीं डाला है क्योंकि उसको तो आपको डालना ही है, ठीक है. ये मैं बस दिखा रही हूँ कि किस तरह से वैरी करके भी आप लिख सकते हो, और दे बोथ आर जस्टिफाइबल आंसर. Anne Frank's diary described the frightening period between Anne and her family and friends in the annex. It also expresses her hopes and aspirations for the future, which were never to be realized. But her life's experience is a reminder to all of us to search for a silver lining. Thus, the title is extremely relevant, extremely justified, extremely relevant. देखो ये जो है ये बहुत बड़ा सा नहीं है. हाँ ऑफकोर्स इसके ऊपर में आप ऊपर वाले 2 लाइन्स इसमें भी डालोगे तो बेसिकली दोनों ही सिमिलर लेंथ ऑफ आंसर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा है ये वाला. तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितना उस पर एफर्ट डाल सकती हूँ. और लिखते वक्त ही फ्लो के साथ ही एटलीस्ट जो एकदम बेसिक मेजर पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर देना. अगर आपके पास बाद में टाइम रहा तब आप रीचेक करते वक्त अच्छे से प्रेजेंटेशन को बढ़ा सकते हो, ज़्यादा की पॉइंट्स में अंडरलाइन कर सकते हो. हमेशा हर एक की पॉइंट को अंडरलाइन नहीं करना है, दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. इज दैट क्लियर? This is one more drawing, one more example. Draw a difference in terms of the characters of Lomov and Natalia. अब तुमको फिर से सोचना पड़ेगा, ये तुमको इमीडिएटली देखते ही याद रहना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर है, ठीक है. तो ये कौन सा चैप्टर है? प्रपोजल है, तो आपको वो मेंशन करना है, प्रपोजल बाय एंटन जेकब, तो ये दोनों अंडरलाइन करना है. इज अ रैटलिंगली गुड स्टोरी अबाउट अ यंग मैन इवान लोमोव हु प्रेजेंट्स अ मैरिज. अब देखो मैं जैसे बता रही हूँ कि हमेशा आप प्लॉट से शुरू करो, थीम पे एंड करो. देखो इसमें बिल्कुल वो दिखेगा. Who presents a marriage proposal to his neighbor Stephen Chubukov for his unmarried daughter Natalia, which brings forth a humorous to and fro मतलब इधर उधर जैसा हुआ था उन लोगों के बीच में, of the 3 characters. तीनों कैरेक्टर्स के बीच में ये प्रपोजल जब आता है तो एक टू एंड फ्रो शुरू हो जाता है कि ये उसको कुछ बोल रहा है, वो उसको कुछ बोल रहा है, आगे भाग रहा है, भाग जा रहा है, वापस लेकर आ रहे हैं एंड ऑल दैट. And from which the character's personal objectives is presented, and a character study of each is also presented. क्योंकि ये character study के ऊपर ही क्वेश्चन है तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ही थोड़ा सा प्लॉट दे करके आंसर की तरफ रुख किया, ठीक है. अब आपका मेन आंसर है और फाइनल थीम से एंड करो, लेकिन वो थीम में भी आप वो आंसर वाले वर्ड्स डालोगे. कैसे डालोगे? बिटवीन द 2 मेंशन कैरेक्टर्स लोमोव इज मच ओल्डर. डिफरेंस बताना है तो आप डिफरेंस बता रहे हो, वो बड़ा है, ज़्यादा ओल्डर है. एंड इज अ हाइपोकॉन्ड्रियाक क्योंकि सिकली है. अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड हाइपोकॉन्ड्रियाक नहीं याद आ रहा तो सिकली लिखना है, मतलब बीमारू आदमी है. हु वॉन्ट्स टू गेट मैरिड फॉर द सेक ऑफ अपीयरेंस, वो बस अपीयरेंस के लिए, बस दिखावे के लिए शादी करना चाहता है. एंड इज ऑलवेज कन्फ्यूज रहता है,
वाइल प्रेजेंटिंग हिज आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यू ठीक से कर नहीं पाता है. नतालिया ऑन द अदर हैंड इज अ बिट हेडस्ट्रॉन्ग बट मोस्टली स्ट्रॉन्ग विल्ड. हेडस्ट्रॉन्ग है मतलब अकड़ू है, बट स्ट्रॉन्ग विल्ड भी है कि मतलब उसको एक दिशा पता है, अपना विलिंगनेस पता है. हु इज मोर इफेक्टिव देन लोमोव इन स्पीकिंग क्लियरली गेटिंग टू द पॉइंट. ये और दूसरा पॉइंटर है कि दोनों एक कंफ्यूज्ड है, दूसरी स्ट्रॉन्ग विल्ड है. तीसरा क्या है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने में. बोथ गेट इजीली फ्यूरियस. अब एक चीज़ ये भी बताना है कि जो दोनों का ही है वो क्या है, दोनों ही फ्यूरियस हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं. एंड नीड टू लर्न पेशेंस, दे नीड टू लर्न पेशेंस एंड सोसाइटल नॉर्म्स. उनको सोसाइटल नॉर्म्स भी पता नहीं है. And why they should need to do that? Because they have to get along. The proposal is finally agreed on, right? The play, the proposal with these characters explains how anger and arguments can easily ruin a relationship. तो मैंने देखो फिर वहाँ पर थीम के तरफ रुख किया कि इससे हम लोग क्या बता रहा है कि कैसे एंगर और आर्ग्यूमेंट हम लोग के रिलेशनशिप रूइन कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं. एंड हाउ टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप. आप अगर गुड रिलेशनशिप चाहते हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर. हैविंग आर्ग्यूमेंट्स ओवर सिली और स्मॉल इशू इज एक्सट्रीमली हार्मफुल. तो आपको सिली आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए. दिस इज वॉट दे बोथ मस्ट लर्न. तो देखो हमने फिर से वही कैरेक्टर के ही ऊपर एंड किया, मतलब जो पूछा गया है उसी पर ही एंड किया. दिस इज वॉट दीज टू कैरेक्टर्स मस्ट लर्न. दे बोथ मस्ट लर्न नहीं लिखा कि दिस टू कैरेक्टर्स ऑफ लोमोव एंड नतालिया मस्ट लर्न. आपने बीच के हिस्से में ही, बॉडी में ही आपने आंसर्स दिया है. शुरू में हल्का से एक प्लॉट दिया है, लेकिन क्वेश्चन को लिंक करते हुए एंड में एक हल्का सा मैसेज दिया है क्वेश्चन को लिंक करते हुए. दैट इज हाउ यू शुड आंसर लॉन्ग आंसर. Another example I am giving you, frame a comparative study of. ये वाला भी एक बोर्ड पेपर से ही है. तो एक शॉर्ट आंसर वाला था, उसको मैंने लॉन्ग आंसर की तरह लिखा है. ये शॉर्ट आंसर टाइप का आए तो भी आप कर सकते हो, ठीक है. तो बी रेडी फॉर ऑल दिस. कैरेक्टर स्केच ऑफ सिंगल कैरेक्टर, जस्टिफाइंग ऑफ टाइटल, कैरेक्टर स्केच ऑफ टू कैरेक्टर्स, डिफ्रेंशिएटिंग द टू कैरेक्टर्स और कंपेयरिंग टू सिचुएशन एज इन दिस केस. तो यहाँ पर what is the question of frame a comparative study of how the situation of Lencho, spelling error है, is different from the pilot of a black aeroplane. यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, मे बी आई हैव नॉट सेव्ड एंड ये हो गया है. सो ये पायलट ऑफ अ ब्लैक एरोप्लेन उसका है, ठीक है. सो मैं पहले पायलट ऑफ अ ब्लैक एरोप्लेन से स्टार्ट कर रही हूँ. आप दोनों में से किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो. द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक एरोप्लेन ऑसिलेट्स, मतलब घूमता है, और शिफ्ट्स बिटवीन मिराकल एंड मिस्ट्री. मिराकल है कि मिस्ट्री है, इसके बीच में घूमता है. द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी को ज़रूर से मेंशन करना जब भी ऐसे दो कैरेक्टर का डिफरेंसेस रहता है. उनका नाम, जैसे मैंने इसके पहले लोमोव और नतालिया को भी मेंशन किया था, अंडरलाइन किया था. एंड ही इज फ्लाइंग एट नाइट इन हिज ओल्ड डकोटा. पूरा लिखा करो. देखो डकोटा DS 088 है ना, ऐसे करके मैंने पूरा लिखा है. इससे पहले भी जैसे मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए नतालिया सिर्फ नतालिया लिखा है, लोमोव सिर्फ लोमोव लिखा है. हो सके तो हमेशा पूरा नाम एटलीस्ट एक जगह पर ज़रूर से लिखना है. पूरा नाम ऑफ ए कैरेक्टर ज़रूर से लिखना है. ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. ही ड्रीम्स ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुक्स फॉरवर्ड टू मीट हिज फैमिली व्हेन ही फेस्ड विद अ क्राइसिस एंड हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू इट एज अ साइंटिफिक मैन. तो थोड़ा सा प्लॉट भी है, ठीक है. एंड फाइनली वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन कि वो साइंटिफिक मैन की तरह बिहेव कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है. हु कुडंट बिलीव इवन व्हेन ही सेफली लैंडेड दैट देयर कैन बी एन एलिमेंट ऑफ मिस्टिकल हैंड. मिस्टिकल हैंड मतलब गॉडली हैंड. तो वो जब उतर जाता है तब भी, और जब उसको बताया जाता है कि कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो तभी वो बिलीव नहीं कर सकता कि शायद कोई गॉडली हैंड रहा होगा, कोई मिरेकल हुआ है. वो बिलीव नहीं कर पाता है, वो बहुत ही हक पका सा रह जाता है, ठीक है. फ्रॉम द हेजार्डस क्लाउड्स, जिसने उसको सेव किया. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. ऑलवेज रिमेंबर कि पैरा तो 2 पैरास तो रखने ही हैं, है ना. देखो मैंने हर एक में ही 2 पैरा रखा है. द स्टोरी ऑफ लैंचो इज अ लेटर टू गॉड which discusses the power of innocent faith in God. अगेन देखो यहाँ पर मैंने थीम से स्टार्ट करके फिर प्लॉट में एंड किया, बिकॉज उस तरह का डिमांड था. एंड ज़्यादातर मैंने प्लॉट को ही एक्सप्लेन किया क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन है, सो प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन है. How is able to accomplish his bond through it. The story ends with an irony. Irony से end होता है कि जो एक्चुअली सोचा गया था वैसा होता नहीं है, जब उन लोग हेल्प करना चाहते हैं लेंचो को. The story talks about लेंचो द मेन कैरेक्टर. वहाँ पर भी मेन कैरेक्टर को बताया, यहाँ पर भी बताया, अंडरलाइन किया है. Who is hard working farmer and has immense faith in God and cannot accept
सो लेंचो का मेन कैरेक्टर बताते हुए बोलोगे कि ही इज़ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड एंड ही कैन नॉट बिलीव। वहाँ पर कैसे वो साइंटिफिकली सोचता है और बिलीव नहीं कर पाता कि शायद गॉड ने हेल्प किया है। यहाँ पर क्या उल्टा हो रहा है कि वो बिलीव ही नहीं कर सकता है कि ही इज़ चीटेड बाय गॉड। वो उसका इतना स्ट्रांग बिलीव था कि उसको लेटर का तो आंसर भी मिलेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। सो ही ब्लेम्स हिज बेनिफिशरीज। तो जिन्होंने उसका हेल्प किया है, द पोस्ट ऑफिस स्टाफ या पोस्ट मास्टर, उनको ही वो ब्लेम करने लगता है इन द प्रोसेस। So that's how you are going to situationally differentiate the both the things. So finally, if you want that 15% more in your paper, language paper especially, then these are the hacks, these are the tricks that you can follow. ये tricks आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे सिर्फ लैंग्वेज पेपर नहीं, आप किसी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सब जो पॉइंटर्स लोग देते हैं वो आपके भले के लिए देते हैं। आपको ये हमेशा सोचना है कि आप अपने जज खुद हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या ज़रूरी है। सो वाइल सेइंग यू अ गुड डे, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट टू यू द हैक्स फॉर गेटिंग that 20% more or that 15% more in the CBSE board exam. Always when you start the paper, go to the last page, make it a rough work, है ना, rough work लिख दो and write the important notes. जैसे scientific कोई definition आप शायद भूल सकते हो, equation कुछ भूल सकते हो, chemical reaction कुछ भी इस तरह का भूल सकते हो तो वहाँ नोट कर लो। मैथ्स का कोई भी रूल या कोई भी फॉर्मूला वहाँ पर नोट कर लो जो आप भूल सकते हो। इंग्लिश में कोई नाम वगैरह किसी का, है ना, राइटर के, वो सब आप पहले से वहाँ पर लिख लो। जो वाले आपको याद नहीं रहते हैं उसको पहले जा कर के लिख लो, ठीक है, सो दैट यू कैन रेफर बैक ऑलवेज। फिर क्योंकि आपको 15 मतलब आपको क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट्स तो मिल ही रहा है, तो आपको रीडिंग पैसेज हाफ एन आवर मिल ही रहा है, तो रीडिंग पैसेज हो सके तो उसी में ही आपको रीड कर लेना है। बिकॉज आई एम श्योर कि ओएमआर शीट आपको भरना इजीली आता है, ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट एंड उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर ये मैं बताते हुए भी ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके फ्लो ऑफ राइटिंग में ही अंडरलाइन करो, बट बाकी अंडरलाइनिंग के लिए, प्रेजेंटेशन वर्क के लिए कि हेडिंग के नीचे भी अंडरलाइन करना, ये सब जो है वो आप बाद में करना, है ना, क्योंकि उस सारा प्रेजेंटेशन अगर पहले ही देखने जाओगे तो शायद आप लिखने का ही टाइम नहीं पाओ, ठीक है। और अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट सही से करो आपके हिसाब से। ये मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरा कोई आइडिया हो सकता है जो तुम्हारे काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपना सोचो कि कौन सा आपको पहले करना है। मेरे हिसाब से मैं क्या करूँगी कि मैं नोन टू टफ में जाऊँगी। जैसे कि सोच लो मैं लिटरेचर के शॉर्ट आंसर्स, मुझे एकदम फटाक से शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर्स मुझे फट से याद आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं पहले वो लिख लूँगी। प्लस क्या है, वो मैं बाद में शायद भूल जाऊँ तो उसको पहले मैंने लिख लिया। सेकेंड, मैं रीडिंग पैसेज में जाऊँगी क्योंकि तब तक क्या ना मेरा हाथ चलने लगा है, मेरा दिमाग ज़्यादा चलने लगा है, क्योंकि रीडिंग पैसेज से ही अगर शुरू करोगे ना तो कभी कभी क्या होता है दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आप इतने टेंस्ड हो कि एकदम मतलब भार हो रखा है आपके सिर में, तो मैं ऐसे करूँगी। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। फिर ग्रामर में गया और लॉन्ग आंसर्स मैंने एकदम लास्ट में किए क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में फिर ज़्यादा टाइम लगा दिया बीच में तो फिर लिटरेचर में टाइम नहीं मिलेगा। बट इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। प्रेफरेबली यूज बॉल पेन, है ना, बॉल पेन्स, क्योंकि इंक इधर उधर हो गया आपके जेल पेन का, प्रेफरेबली यूज बॉल पेन, ठीक है। लीव स्पेस, है ना, अगर आपको डाउट है, हमेशा ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, कोई आंसर नहीं आ रहा उसके हिसाब का एक स्पेस रख दो, वेस्ट मत करो टाइम। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि लड़कियाँ इन्विजिलेटर्स को देखते मत रह जाओ, स्पेशली जब वो साइन कराने आती है, बेकार का डिस्टर्ब करने आती है ना, कि वो उसने क्या पहना, वो कैसा लिख रहा है एंड ऑल दैट, या फिर अपने पेन से खेल रहे हैं लड़के, या सभी को एक विंडो की तरफ देख रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं कि कौन लड़का क्या कर रहा है, कौन लड़की क्या कर रही है, ये सब मत करो, ठीक है। इट्स योर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, ठीक है। ऑर्डर नहीं फॉलो करने से भी चलेगा, बट नंबरिंग ऑफ आंसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सेक्शन वाइज एटलीस्ट आंसर लिखा करो, ठीक है। एंड हो सके, जितना हो सके तैयारी ऐसे करो और लिखो ऐसे कि 15 मिनट्स तो आपके बच ही जाएं, ताकि आप एक रिवाइज कर सको और एक रीचेक कर सको एट दी एंड। सो विद दैट आई होप you have liked the video. Please do like, share and comment and subscribe, because I might be taking a live class either today or tomorrow, right, on Sunday. So for more content, subscribe to my channel, like it, leave a comment. Thank you everyone. Keep learning, keep exploring.